अलीज़ा टॉक के मौज़े सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, आज मैं आपको परिज़ाद और जरजाना की कहानी सुनाने लगी हूँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। वालिदा ईरानी और वालिद पठान फैमिली से थे। दो हसीन नस्लों के संजोग से जिस औलाद ने जन्म लिया हो वो परिज़ाद और परी चेहरा ही कहलाएगी। हमें जो देखता देखता रह जाता। ये उन दिनों की बात है जब मैं दूसरी और मेरा भाई परिज़ाद तीसरी जमात का तालिब इल्म था। तभी हम दोनों की किस्मत का फैसला कर दिया गया। मेरी मंगनी चचाजाद और भाई की फूफी की बेटी से हो गई जिसका नाम जरजाना था। जब हम सने शऊर को पहुंचे तो इस हकीकत का इल्म हुआ, भाई को अपनी मंगेतर जरजाना कतई पसंद न थी। वो अम्मी से गाए बगाए अपनी नापसंदीदगी का इजहार करता रहता था। वो हाँ हूं में टाल देती कि ऐसे मामलात में फैसला अबू का ही चलता था। वक्त गुजरता रहा, भाई की तालीम मुकम्मल हो गई तो उसकी शादी के चर्चे होने लगे। वो पहले ही जरजाना से शादी से इनकारी था। अब खुलकर कह दिया कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं, हरगिज़ इससे शादी नहीं करूंगा। वालिद साहब सख्ती से अपने फैसले पर कायम थे और भाई जिद पर अड़ा था कि शादी किसी से भी कर दे, इनकार नहीं करूंगा, मगर जरजाना से नहीं। जाने क्या वजह थी कि उसको अपनी मंगेतर से चिढ़ हो गई थी। गालिबन वो जरजाना से ज्यादा उसकी वालिदा यानी अपनी फूफी को नापसंद करता था। वालिद साहब ने शादी की तारीख रख दी। बेटे की एक न सुनी, कहा कि चलकर मेरे साथ अपने नाप के जोड़े दर्जी से सिलवाओ, शादी में कम दिन रह गए हैं। अब्बू का घर के हर फर्द पर रोक था। जब उन्होंने परिजाद को गाड़ी में बिठाया तो वो बिना हीलो हुज्जत उनके साथ हो लिया। कपड़ा खरीदा गया और फिर दर्जी को नाप देकर जोड़े सिलवाने का ऑर्डर दे आए। जिस रोज भाई ने अपनी शादी के जोड़े उठाने थे, वालिद साहब ने रसीद देकर कहा कि जाकर जोड़े ले आओ। रसीद लेकर भाई चला गया। वो सुबह का गया शाम हो गई, वापस घर ना आया। वालिद काम से लौटे तो पूछा परिजाद कहाँ है, क्या जोड़े ले आया है। वालिदा ने बताया कि वो अभी तक घर नहीं आया। अबू को फिक्र हुई। उसी वक्त टेलर के पास पहुंचे। उसने बताया कि आपका बेटा मेरे पास नहीं आया, हाँ जोड़े तैयार हैं, आप ले जाएं। अब वालिद साहब को फिक्र नहीं घेरा। जहां तक पहुंच थी और गुमान था कि परिजाद वहां मौजूद होगा, वो गए। हर जगह पता कराया, भाई को मिलना था और ना मिला। जाने वो कहाँ चला गया था। इत्तेफाक के उसी दिन फूफी भी जरजाना की शादी के जोड़े अपने दर्जी से लाई थी। वो खुश खुश जोड़े ट्राई कर रही थी कि ठीक सिले हैं या नहीं। अम्मी ने भी अनसिला कपड़ा फूफी को भिजवा दिया था कि जब तुम जरजाना के कपड़े सिलवाने जाओ तो बरी के जोड़े भी सिलवा लेना ताकि सही सिल जाए। साथ ही सिलाई की रकम भी दे दी थी। अम्मी ने बहुत खूबसूरत और कीमती कपड़े खरीदे थे और फूफी खास तौर पर एक मशहूर टेलर के पास गांव से शहर आई थी। वापसी में इस ख्याल से हमारे घर आ गई कि शाम हो रही थी। सोचा कि भाई को कहूंगी अपनी गाड़ी में घर छोड़ाएंगे और बरी के सिले हुए जोड़े भी भाभी को देती जाऊंगी। वो लोग इंतहाई मसरूर आए थे, लेकिन जब हमारे घर में कदम रखा तो यहाँ सोग किसी कैफियत थी। सभी के चेहरे उतरे हुए, सब बहुत परेशान थे परिजाद की गुमशुदगी की वजह से। हमारी रोनी शक्लों को देखकर फूफी ने पूछा, खैर तो है, खुदा ना खास्ता कोई बुरा वाकया तो पेश नहीं आ गया। ये शादी का घर है मगर हर शख्स उदास है, कब्रिस्तान की सी खामोशी छाई हुई है। उनका इतना कहना था कि वालिदा की आंखों से छमछम आंसू गिरने लगे और नैन नीर बहाने लगे। अब तो फूफी को भी तशवीश हुई कि कोई संगीन मामला हो गया है। बिलाखिर उनको बताना पड़ा कि परिजाद सुख शादी के जोड़े लेने गया था, अभी तक नहीं लौटा है। टेलर मास्टर से मालूम किया तो उसने बताया कि वो इधर नहीं आया, बहुत ढूंढा, उसका कुछ पता नहीं चला, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। क्या घर से नाराज होकर गया था? फूफी ने सवाल किया। बस ऐसा ही समझ ले, मेरे मुंह से निकल गया। किसी बात पर नाराज था, वो अभी शादी नहीं करना चाहता था और अम्मी अबू जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने बस इसी कदर बात मुंह से निकाली, लेकिन मेरी छोटी बहन ने कह दिया कि वो जरजाना को नापसंद करता है, इसलिए वो शादी से इनकारी है और ये झगड़ा बहुत दिनों से चल रहा था। उसने कह दिया था कि अगर मेरे साथ जबरदस्ती की गई तो मैं घर से भाग जाऊंगा या खुदकशी कर लूंगा, मगर अबू ने उसकी बात ना सुनी और शादी की तारीख रख दी। ऐसा तो लड़के उसी वक्त करते हैं जब वो किसी और लड़की को पसंद करते हैं। क्या ऐसा कोई मामला है? फूफी ने पूछा। ये तो मालूम नहीं, मालूम होता तो कोई हल निकालते, बस वो बगैर वजह बताए इनकार करता था। ये सारी बातें जरजाना के सामने हो रही थी और उस लड़की का रंग उड़ता जा रहा था। वो ऐसी पसमुर्दा हो गई जैसे उसका वक्त आखिर आ पहुंचा हो। उस रोज फूफी वापस गाँव न गई, हमारे घर कयाम कर लिया। भाई को गए तीसरा दिन था। फूफी अभी तक हमारे घर कयाम पजीर थे। जाहिर है कि तशवीश की बात थी। कई तरह के गुमान दिल को घेरे थे। मुमकिन है कि परिजाद को कोई हादसा पेश आ गया हो, हमारे इलाके में दुश्मनी भी चलती थी, मुमकिन है कि किसी दुश्मन ने नुकसान पहुंचाया हो। बता नहीं सकते कि हमारे घर पर कैसा गम का स्याह अब्र छाया हुआ था। 10 रोज बाद शादी थी, सारी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल थी और अचानक परिजाद गायब हो गया था। अम्मी और फूफी का रो रो कर बुरा हाल था। हम बहनें सजदे में गिरी अपने भाई के वापस जिंदा सलामत लौट आने के लिए दुआएं खैर कर रही थी और वालिद साहब कभी इधर और कभी उधर भाग रहे थे। परिजाद के क्लास फेलोज और दोस्तों के पास जा जाकर मालूमात ले रहे थे कि जिनको वो जानते थे। भाई का कोई सुराग न मिला। फूफी और जरजाना उदास गांव लौट गई कि परिजाद की खैरियत की खबर आ जाए तो फौरन मुतला करना। 15 दिन बीत गए, शादी की तारीख गुजर गई, मेरा भाई न लौटा। अभी हम इसी गम में घुल रहे थे कि अचानक खबर आई कि जरजाना ने जहर खा लिया है और वो मौत उजीज की कश्मकश में मुब्तला है। उसे शहर के अस्पताल ले आए थे। 4 दिन मौत से लड़ने के बाद वो जिंदगी की बाजी हार गई। जिस कदर दुख भाई की गुमशुदगी का था, उसे कहीं ज्यादा जरजाना का हुआ। परिजाद के बारे में उम्मीद थी कि शायद लौट आए या उसकी खैरियत की खबर आ जाए, लेकिन जरजाना तो जान की बाजी हार गई थी और अब वो कभी वापस नहीं लौट सकती थी। किसी को खबर ना थी कि वो मासूम जज्बाती लड़की ऐसा इंतहाई कदम उठा लेगी। उसकी मैयत के साथ हमारा सारा घराना
پھوپھی کے گاؤں چلا گیا. پھوپھی نے اسے شادی کا سرخ جوڑا پہنا دیا اور موت کے کھٹولے میں سجا سنوار کر دلہن بنا کر لٹا دیا. کیا بتاؤں کیسی پیاری لگ رہی تھی. شاید رخصتی کے وقت بھی ایسا روپ اس پر نہ آتا، لیکن اب جو اس کا وقت رخصت تھا وہ اللہ کسی جوان لڑکی پر نہ لائے. وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی. یہ قیامت کا سما تھا. 3 دن پھوپھی کے گھر قیام کیا اور چوتھے دن ہم گھر آ گئے. ہمیں آئے چند ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی. والدہ نے در کھولا. سامنے پریزاد کھڑا تھا. والدہ زرجانہ کا غم بھلا کر اپنے بیٹے کی صورت دیکھتے ہی قابو سے باہر ہو گئی اور میرا لختے جگر کہتے ہوئے بیٹے سے لپٹ گئی. وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، شکر ہے تو زندہ ہے، شکر ہے تو واپس آ گیا ہے. ممتا بھی عجیب شے ہوتی ہے. ایک ماں کا دل اجڑا تھا اور اس کا دکھ بھلا کر دوسری ماں اپنے بیٹے کی سلامتی پر خوشی سے دیوانہ وار اسے چوم رہی تھی. تم کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ ماں نے سوال کیا. اس وقت تو میں غصے میں چلا گیا تھا ماں، کیونکہ آپ لوگ میری بات نہیں مان رہے تھے. میں لاہور ایک دوست کے گھر چلا گیا تھا. دوست اور اس کے والدین نے بہت سمجھایا تو میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور اسی وجہ سے واپس لوٹ آیا ہوں. آپ لوگوں کی خوشی اور مرضی سے مجھے شادی کر لینی چاہیے. والدین کی دعائیں لینی چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہوتی ہے. بس یہ خیال آتے ہی واپس آنے کا فیصلہ کیا، ورنہ دل میں یہی ٹھان کر گیا تھا کہ اب کبھی گھر نہ جاؤں گا اور بیرون ملک چلا جاؤں گا. وہ یہ بتا رہا تھا اسے بالکل خبر نہیں تھی کہ زرجانہ خودکشی کر چکی ہے. وہ پریزاد سے دل ہی دل میں اس قدر پیار کرتی تھی کہ اس کی جدائی اس کے لیے سہانے روح بن گئی تھی. بھلا جس لڑکی کے دل میں بچپن سے ہی اس کے منگیتر کا پیار راسخ ہو جائے، وہ کسی اور کے ہونے کا کیسے تصور کر سکتی ہے؟ جبکہ والد صاحب نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر پریزاد کسی طور قابو میں نہ آیا تو ہم زرجانہ کی شادی اپنے دوسرے بیٹے گل رخ خان سے کر دیں گے. میری چھوٹی بہن اتنی نادان تھی کہ اس نے زرجانہ کو اکیلے میں رات کے وقت جب دونوں سونے کے لیے لیٹی تو ساری باتیں گوش گزار کر دیں. تبھی اسے یقین ہو گیا کہ پریزاد اس سے شادی نہ کرنے کی وجہ سے گھر سے بھاگ چکا ہے. اور اصل بات بھی یہی تھی، مایوسی اور دکھ یہ کیفیت وہ برداشت نہ کر سکے. وہ بہت حساس لڑکی تھی. صبر سے کام لینے کی بجائے اس نے زہر کھا لیا. جو ہونا تھا ہو گیا. سبھی کو زرجانہ کی جوان موت کا بہت دکھ تھا، مگر سب سے زیادہ دکھ پریزاد کو ملا. وہ خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مجرم گردانتا ہے. کسی قصور کی سزا جسمانی مل جائے تو انسان سہ لیتا ہے، لیکن روح کی سزا اور ضمیر کی سولی ایسی تکلیف دہ سزائیں ہیں کہ عمر بھر آدمی اذیت میں رہتا ہے. یہ ایسی سخت سزائیں ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتی. آج بھی میرا بھائی اداس ہے. اس کے چہرے پر اس دن سے آج تک کبھی کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی. وہ مسکراتا بھی ہے تو ایسے جیسے رو رہا ہو، کیونکہ اس کا دل ہر وقت اندر سے روتا ہی رہتا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ زرجانہ نے زندگی میں اسے محبت کی اور پریزاد کو اس سے اس وقت محبت ہوئی جب اس نے اپنی زندگی کا دامن چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے موت کی وادی میں اتر گئی. اس نے مر کر میرے بھائی کو ایسی سزا دی ہے کہ جب تک پریزاد زندہ رہے گا اس سزا کو جھیلنے پر مجبور ہوگا. دوستو یہ تھی آج کی کہانی. اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں. ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے علیزہ کمل کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.